कल्पना कीजिए कि आज की कोई बहुत बड़ी प्राइवेट टेक कंपनी जैसे एप्पल या गूगल अचानक अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ी कर ले, लोगों से टैक्स वसूलने लगे और देखते ही देखते एक पूरे महाद्वीप पर राज करने लगे। सुनने में किसी डिस्टोपियन साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? हाँ, बिल्कुल लगती है। लेकिन 1765 यानी 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। सही कहा आपने। तो आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी ही फैसिनेटिंग जर्नी पर निकलने वाले हैं। हम एम लक्ष्मीकांत की बुक इंडियन पॉलिटी के पहले चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंपनी रूल को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। ये विश्लेषण यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मास्टर क्लास होने वाली है। एकदम। और सबसे जरूरी बात यह है कि हम हर एक एक्ट और उसके हर एक प्रोविजन को डिकोड करेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं लिया जाएगा यहाँ। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस पल पर वापस जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। राइट। देखिए, अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो साल 1600 में महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। उस वक्त उनका सिर्फ एक ही मकसद था, बिजनेस करना। वो प्योरली ट्रेडर्स थे। यानी सिर्फ मुनाफे से मतलब था उन्हें उस वक्त। एग्जैक्टली। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1765 में। इस साल कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी का मतलब है रेवेन्यू वसूलने का अधिकार और सिविल जस्टिस यानी नागरिक न्याय का अधिकार। ओ वाओ! तो एक ही स्ट्रोक में वो ट्रेडर्स से रूलर्स बन गए। हाँ, इसी एक पल ने उन्हें एक ट्रेडिंग कंपनी से भारत की एक टेरिटोरियल पावर में बदल दिया। और यहां से 1858 तक कंपनी का भारत पर डायरेक्ट रूल चला। और यही बात इस टॉपिक को इतना क्रूशल बनाती है। हमारा आज़ाद भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ, लेकिन अगर हम उसके लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो उसकी रूट्स ब्रिटिश रूल के इन्हीं शुरुआती कानूनों में डीपली छिपी हुई हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है। हमारा प्रेजेंट सिस्टम एक दिन में नहीं बनाया। तो चलिए इस कहानी के पहले चैप्टर यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरुआत करते हैं। इस एक्ट को समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देना चाहती हूँ। मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसा स्टार्टअप था जो बहुत तेजी से ग्रो कर गया था, लेकिन अब पूरी तरह बेलगाम हो चुका था। हाँ, और मुनाफे की जगह उन्हें भारी नुकसान हो रहा था और उनके एम्प्लॉइज करप्शन करके करोड़पति बन रहे थे। राइट। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार एक स्ट्रिक्ट इन्वेस्टर की तरह उस पर कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लेकर आई। ठीक है, चलिए इसको अनपैक करते हैं। अब इस एक्ट के प्रोविजंस को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला प्रोविजन देखिए, गवर्नर ऑफ बंगाल के पद का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। अच्छा, तो एक नया टाइटल दे दिया गया उन्हें। सिर्फ टाइटल ही नहीं, उनकी मदद के लिए 4 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई। इसका मीनिंग ये था कि पहले जो गवर्नर अकेला डिसीजन लेता था, अब एडमिनिस्ट्रेशन एक काउंसिल के मेजॉरिटी से चलेगा। ये एक बड़ा शिफ्ट था। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इंसाइट है? एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ऐसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ये प्रीलिम्स का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। वॉरेन हेस्टिंग्स, राइट। तो इसका दूसरा प्रोविजन क्या था? दूसरा प्रोविजन ये था कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स को बंगाल के गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट यानी अधीन कर दिया गया। वेट, इसका मतलब पहले वो इंडिपेंडेंट थे? हाँ, पहले तीनों प्रेसिडेंसीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर काम करती थी, लेकिन अब ब्रिटिशर्स को एक सेंट्रलाइज कंट्रोल चाहिए था। ये भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन का सबसे पहला कदम था। समझ रही हूँ। और मुझे याद आ रहा है कि इसी एक्ट के तहत जुडिशियल सिस्टम में भी कुछ नया हुआ था, है ना? एकदम सही। तीसरा प्रोविजन उसी के बारे में है। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रोविजन किया गया। ये कोर्ट 1774 में एस्टैब्लिश हुआ। और इसमें कितने जजेस थे उस वक्त? इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जजेस थे। इसका मेन पर्पस कंपनी के एम्प्लॉइज और ब्रिटिश प्रजा के केसेस को सुनना था। लेकिन वो स्टार्टअप वाले करप्शन का क्या हुआ? जो एम्प्लॉइज साइड हसल करके नवाब बन रहे थे, उन्हें कैसे रोका गया? उसके लिए चौथा प्रोविजन लाया गया। कंपनी के एम्प्लॉइज को किसी भी तरह का प्राइवेट ट्रेड करने और लोकल से रिश्वत या गिफ्ट्स लेने से स्ट्रिक्टली रोक दिया गया। क्योंकि वो लोग खुद तो अमीर हो रहे थे पर कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी। एग्जैक्टली। इस रूल का सीधा मकसद उस रैम्पेंट करप्शन पर लगाम लगाना था। और अब आते हैं 5वें प्रोविजन पर। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की गवर्निंग बॉडी, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था, उस पर अपना शिकंजा कसा।
वो कैसे? उन्हें ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वो भारत में अपने रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की पूरी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को रेगुलरली सबमिट करेंगे। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को इंटरलिंक करूं तो साफ दिखता है कि ब्रिटिश सरकार पहली बार अपनी पावर असर्ट कर रही है और सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। गवर्नर जनरल और नए सुप्रीम कोर्ट के बीच पावर्स का क्लियर डिवीजन नहीं था। ये इस एक्ट की सबसे बड़ी खामी थी। हाँ, मैं यही सोच रही थी। अगर उन्होंने 1773 में इतना पावरफुल सुप्रीम कोर्ट बनाया तो अचानक 1781 के अमेंडिंग एक्ट में एससी के पावर कम क्यों करनी पड़ी? ये उनका आपस का क्लैश था क्या? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। असल में गवर्नर जनरल कोई ऑर्डर पास करता था और सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा देता था। दोनों के बीच इतना टकराव बढ़ गया कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रुकने लगा। ओ, मतलब ईगो क्लैश चल रहा था दोनों के बीच। हाँ, उसी क्लैश और एडमिनिस्ट्रेटिव डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1781 का अमेंडिंग एक्ट पास किया। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। तो इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने इस झगड़े को परमानेंटली सुलझाया कैसे? अब इस एक्ट के प्रोविजंस को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला प्रोविजन ये था कि गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल दोनों को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर यानी एग्जेम्प्ट कर दिया गया। पूरी तरह से बाहर? एक शर्त पर, अगर उन्होंने वो काम अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में किए हैं तो एससी उन पर केस नहीं चला सकता। सेम छूट कंपनी के रेवेन्यू ऑफिसर्स को भी दी गई। इसका मतलब था कि एग्जीक्यूटिव अब फ्रीली अपना काम कर सकती थी। समझ गई। और दूसरा प्रोविजन? दूसरा प्रोविजन भी इसी लाइन पर था। रेवेन्यू वसूली और उससे जुड़े सारे डिस्प्यूट्स को भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर निकाल दिया गया। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि उनका पैसा आने में कोई लीगल हर्डल आए। वाह, मतलब पैसे के मामले में कोर्ट नो एंट्री। तो आम जनता के लिए जो कोर्ट बनी थी, क्या उसकी पावर भी कम हुई? आम जनता के लिए तीसरे प्रोविजन में एक नया रूल आया। कलकत्ता के सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रखा गया, लेकिन एक एग्जाम ओरिएंटेड इनसाइट यहां ध्यान देने वाली है। वो क्या है? यह तय हुआ कि लोगों को न्याय उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से मिलेगा, यानी हिंदूज के केसेस हिंदू कानून के हिसाब से और मुस्लिम्स के केसेस मोहम्मदन कानून के हिसाब से डिसाइड होंगे। अच्छा, तो वहां उन्होंने पर्सनल लॉज को रिकॉग्नाइज किया। राइट। उसके बाद चौथे प्रोविजन में एक और मेजर चेंज आया। प्रोविंशियल कोर्ट्स यानी प्रांतीय अदालतों की जो अपीलें होती थी वो अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगी। तो कहाँ जाएंगी फिर? वो अपीलें अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएंगी। एक तरह से एग्जीक्यूटिव हेड ही अब जुडिशियल अपील्स भी सुनेगा। ये तो सच में बहुत बड़ा शिफ्ट है पावर का। और पांचवें प्रोविजन ने इसको और आयरन क्लैड कर दिया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को यह अधिकार दिया गया कि वो इन प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के लिए नियम या रेगुलेशंस फ्रेम कर सकते हैं। तो अगर हम 1781 के एक्ट को इंटरलिंक करें तो एसेंशियली एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच का वो पैरालाइजिंग टकराव खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट को लिमिट करके गवर्नर जनरल को सुप्रीम बना दिया गया। एकदम एक्यूरेट एनालिसिस। लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम बाकी थी। कंपनी का जो डुअल रोल था, वो ट्रेडर्स भी थे और रूलर्स भी, उसको मैनेज करना जरूरी था। हाँ, यहां से कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के पूरे काम को एक कॉर्पोरेट स्प्लिट की तरह डिवाइड कर दिया, राइट? बिल्कुल। अब इस एक्ट के प्रोविजंस को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला प्रोविजन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। कंपनी के कमर्शियल यानी व्यापारिक और पॉलिटिकल कार्यों के बीच एक साफ अंतर, क्लियर डिस्टिंक्शन बना दिया गया। दोनों वर्टिकल्स अलग कर दिए। हाँ, और इसका दूसरा प्रोविजन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, डबल गवर्नमेंट सिस्टम की शुरुआत। ये डबल गवर्नमेंट एग्जैक्टली काम कैसे करती थी? देखिए, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स थे यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनको बोला गया कि आप सिर्फ कमर्शियल केसेस संभालिए और पॉलिटिकल मामलों का हैंडल करने के लिए लंदन में एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी प्रॉफिट और ट्रेड के लिए पुरानी टीम और पॉलिटिक्स, लॉ या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एकदम नई टीम। एग्जैक्टली। और तीसरे प्रोविजन में इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इतनी ताकत दी गई कि वो भारत में ब्रिटिश कंट्रोल वाले एरियाज के सभी सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू ऑपरेशंस को सुपरवाइज कर सकें। तो इंटरलिंक करते हुए हम कह सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट का मेन महत्व ये था कि पहली बार कंपनी की टेरिटरी को ऑफिशियली ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। सही पकड़ा आपने। और दूसरा बड़ा टेकअवे ये था कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कंट्रोल एस्टैब्लिश हो चुका था। अब यहाँ आती है 1786 की एक बहुत ही मजेदार कहानी। लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने एक वीआईपी एटीट्यूड दिखाया और पोस्ट लेने से पहले कुछ कंडीशंस रख दी।
हाँ, कॉर्नवालिस को पता था कि वॉरेन हेस्टिंग्स को अपनी ही काउंसिल से डिसीजन पास करवाने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। तो उन्होंने मांग की, मुझे अपनी काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड करने की पावर चाहिए और मुझे ही कमांडर इन चीफ बनाया जाए। और ब्रिटिश सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। इसी के लिए एक्ट ऑफ 1786 लाया गया था, लेकिन इसका असर आगे के कानूनों पर भी पड़ा, जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। बिल्कुल पड़ा। अब इस 1793 चार्टर एक्ट के प्रोविजंस को एक-एक करके डिटेल में समझते हैं। पहले प्रोविजन के तहत जो ओवरराइड पावर सिर्फ कॉर्नवालिस को मिली थी, वो फ्यूचर के सभी गवर्नर जनरल्स और प्रेसिडेंसी गवर्नर्स तक बढ़ा दी गई। मतलब अब हर हेड अपनी काउंसिल का अल्टीमेट बॉस बन गया। राइट। फिर दूसरे प्रोविजन में बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट्स पर गवर्नर जनरल का कंट्रोल और ज्यादा स्ट्रांग कर दिया गया। सेंट्रलाइजेशन और टाइट हो रही थी। और कंपनी के ट्रेड का क्या हुआ इस एक्ट में? तीसरे प्रोविजन ने उनको बड़ी राहत दी। कंपनी की ट्रेड मोनोपोली यानी व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ओके, तो 20 साल तक उनका दबदबा बरकरार रहा। हाँ, उसके बाद चौथा प्रोविजन एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम इनसाइट है। ये तय हुआ कि कमांडर इन चीफ अब ऑटोमेटिकली गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होगा, जब तक कि उसको स्पेशली अपॉइंट ना किया जाए। राइट, एकदम सही। और पांचवा प्रोविजन तो सीधा भारत की वेल्थ ड्रेन करने वाला था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स और स्टाफ का पूरा सैलरी अब इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा, ना कि ब्रिटिश ट्रेजरी से। ओहो, यानी काम वहां कर रहे हैं पर पैसा यहाँ के खजाने से जा रहा है। अगर इंटरलिंक करें तो 1793 तक सेंट्रलाइजेशन की ग्रिप मजबूत हो गई थी, लेकिन ट्रेड मोनोपोली अभी भी सेफ थी, पर हमेशा के लिए नहीं। 20 साल बाद 1813 आया। तब तक ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी पीक पर था। वहां के लोकल बिजनेसमैन कंपनी के ह्यूज प्रॉफिट से फ्रस्ट्रेटेड थे और मोनोपोली तोड़ना चाहते थे। और इस प्रेशर का रिजल्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो आखिर मोनोपोली खत्म हुई या नहीं? अब इस एक्ट के प्रोविजंस को एक-एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला प्रोविजन, भारत में कंपनी की ट्रेड मोनोपोली फाइनली खत्म कर दी गई। यानी अब कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट भारत आकर बिजनेस कर सकता था। लेकिन इसमें एक कैच भी तो था ना? हाँ, एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन था, जहां एग्जाम में ट्रैप्स आते हैं। चाय का व्यापार यानी ट्रेड इन टी और चाइना के साथ ट्रेड, इन दोनों पर अभी भी ईआईसी की मोनोपोली बनी रही। ये फैक्ट बहुत बार पूछा गया है। दूसरा प्रोविजन क्या था इसका? दूसरा प्रोविजन ये था कि कंपनी के अधीन जो भी इंडियन टेरिटरीज थी, उन पर ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता को क्लियरली स्टैब्लिश कर दिया गया। अब ये इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली क्राउन का हिस्सा बन रहे थे। और इसी एक्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज के आने की बात भी थी। हाँ, ये तीसरा प्रोविजन था। क्रिश्चियन मिशनरीज को ऑफिशियली अलाउ कर दिया गया कि वो भारत आएं और उनके अकॉर्डिंग लोगों को एनलाइटन करें। ये तो सोशल फैब्रिक में एक बड़ा इंटरवेंशन था। बिल्कुल। और उसके सपोर्ट में चौथा प्रोविजन आया। ब्रिटिश कंट्रोल एरियाज के लोगों के बीच वेस्टर्न एजुकेशन के प्रसार को फंड करने और बढ़ावा देने का रूल बनाया गया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव से अब कल्चरल शिफ्ट भी आ रहा था। और पांचवें प्रोविजन में लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया गया। अब भारत की स्थानीय सरकारें आम लोगों पर टैक्स लगा सकती थीं और जो टैक्स पे ना करे उसको सजा देने का अधिकार भी उन्हें दे दिया गया। अगर इन सबको इंटरलिंक करके देखा जाए तो 1813 का एक्ट सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं था। इसने भारत के समाज, कल्चर और एजुकेशन सिस्टम में डीप ब्रिटिश इंटरफेरेंस के दरवाजे खोल दिए। सही एनालिसिस है। अब आते हैं 20 साल आगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये एक लैंडमार्क एक्ट है। हाँ, इसे तो ब्रिटिश भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन का चरम बिंदु या फाइनल स्टेप माना जाता है। ऐसा क्या बदला इसमें? अब इस एक्ट के प्रोविजंस को एक-एक करके डिटेल में समझते हैं। इसका पहला प्रोविजन भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोमेंट है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल दे दिया गया। और इसके साथ उन्हें सिविल और मिलिट्री पावर्स भी दी गई। सारी पावर्स। पहली बार एक ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी जिसके पास ब्रिटिश कंट्रोल वाले पूरे भारत पर एक्सक्लूसिव अथॉरिटी थी। और एग्जाम इनसाइट ऐसे पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो अगर सारी पावर इनके पास आ गई तो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स का क्या हुआ? वही इसका दूसरा प्रोविजन है। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर से उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कानून बनाने की ताकत पूरी तरह छीन ली गई। पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए कानून बनाने की सोल पावर अब सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास थी। मतलब पावर एकदम टॉप पर कॉन्सेंट्रेट हो गई। हाँ, और पहले जो कानून बनते थे उन्हें रेगुलेशंस कहा जाता था, लेकिन 1833 के बाद बनने वाले कानूनों को
एक्ट्स कहा जाने लगा। अच्छा, और कंपनी के कमर्शियल नेचर का क्या एंड हुआ इसमें? वो तीसरा प्रोविजन है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल बॉडी के रूप में कंप्लीटली खत्म हो गई। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई। उनकी टेरिटरीज अब उनके पास सिर्फ इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी थी। एक बात बताएं, मैंने पढ़ा है कि इस एक्ट में सिविल सर्विसेज से जुड़ा भी एक बड़ा रूल आया था। तो क्या 1833 से ही इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने लगे थे? नहीं, और यहीं पर एस्पिरेंट्स गलती करते हैं। इसके चौथे प्रोविजन ने सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए एक ओपन कंपटीशन शुरू करने का सिर्फ प्रयास यानी अटेम्प्ट किया था। ओह, सिर्फ अटेम्प्ट किया था? हाँ, प्रोविजन में लिखा था कि इंडियंस को कंपनी के पोस्ट से डिसबार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका इतना अग्रेसिव विरोध किया कि इस प्रोविजन को कभी लागू ही नहीं किया गया। ये बस पेपर पर रह गया। ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी था। अगर हम इसको इंटरलिंक करें तो भारत एक पूरी तरह से ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ गया। ट्रेडिंग एरा खत्म हुआ, लेकिन सिविल सर्विस रिफॉर्म अभी भी पेंडिंग था। एग्जैक्टली। और यही पेंडिंग रिफॉर्म पूरा हुआ चार्टर सीरीज के आखिरी हिस्से में, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। इसे आधुनिक संसदीय प्रणाली यानी मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम का बीज कहा जा सकता है। राइट। तो चलिए इस आखिरी चार्टर एक्ट पर रोशनी डालते हैं। अब इस एक्ट के प्रोविजंस को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला प्रोविजन बहुत रेवोल्यूशनरी था। पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग-अलग यानी सेपरेट कर दिया गया। इन्होंने मिलकर एक इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, जो एक्चुअली ब्रिटिश पार्लियामेंट की तर्ज पर एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करने लगी। वाओ! और सिविल सर्विसेज का जो प्रोविजन 1833 में फेल हो गया था, उसका क्या हुआ? वो इसका दूसरा प्रोविजन बना। सिविल सर्वेंट्स की भर्ती के लिए ओपन कंपटीशन का सिस्टम आखिरकार 1853 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कॉवेनेंटेड सिविल सर्विस अब इंडियंस के लिए ऑफिशियली खोल दी गई। और इसी के लिए 1854 में मैकॉले कमेटी बनाई गई थी, राइट? बिल्कुल सही। अब आते हैं तीसरे प्रोविजन पर, जिसमें कंपनी के लिए एक क्लियर रेड फ्लैग था। इस एक्ट ने कंपनी के रूल को आगे तो बढ़ाया, लेकिन पिछले चार्टर्स की तरह कोई टाइम लिमिट या 20 साल का विंडो नहीं दिया। इसका क्या इम्प्लीकेशन था? इसका साफ संकेत ये था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अब जब चाहे कंपनी के शासन को टर्मिनेट कर सकती है। उनकी एक्सपायरी डेट ओपन छोड़ दी गई थी। समझ गई। और चौथा प्रोविजन? चौथा प्रोविजन भी एक मेजर फर्स्ट था। पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन लाया गया। जो 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे, उनमें से 4 को मैड्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की लोकल गवर्नमेंट्स अपॉइंट करेंगे। इस इंटरलिंकिंग से साफ होता है कि आधुनिक भारत की पार्लियामेंट्री और मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी का फाउंडेशन यहाँ रख दिया गया था, और कंपनी के दिन अब गिने चुने थे। एकदम। तो अब हमारे सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर आते हैं, फाइनल रिवीजन ब्लॉक। ये ब्लॉक यूपीएससी के लिए आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करेगा। शुरू करते हैं प्रीलिम्स ट्रैप सेक्शन से। रेडी। ट्रैप नंबर 1। अगर एग्जाम में पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का एक्ट कौन सा था, तो आंसर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट होगा, लेकिन स्थापना का साल कौन सा था? वो 1774 था। सही पकड़ा। ट्रैप नंबर 2, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? एस्पिरेंट्स अक्सर इसको पहले एक्ट से जोड़ लेते हैं, लेकिन ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बनी थी, डबल गवर्नमेंट सेटअप करने के लिए। राइट। ट्रैप नंबर 3। क्या 1813 में कंपनी की मोनोपोली पूरी तरह खत्म हो गई थी? नहीं, उनके पास चाय और चाइना का ट्रेड तब भी बचा था। कंप्लीट एंड ऑफ मोनोपोली 1833 में जाकर हुआ। और ट्रैप नंबर 4, सिविल सर्विस ओपन कंपटीशन। ध्यान रखिए, 1833 में सिर्फ अटेम्प्ट हुआ था, फेल हो गया था। रियलिटी में से इंट्रोड्यूस और लागू 1853 के एक्ट में किया गया। 1773। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पहले थे, वो विलियम बेंटिंग थे, 1833। बहुत बढ़िया। अब एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं, 1773 वर्सेस 1784। देखिए, 73 ने बस रेगुलेटिंग शुरू की थी, लेकिन 84 ने स्ट्रिक्ट लाइन खींचकर कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस अलग किए और डबल गवर्नमेंट बनाई। और दूसरा कंपैरिजन 1833 वर्सेस 1853 का। 1833 सेंट्रलाइजेशन का पीक था, जहां राज्यों से कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई, लेकिन 1853 ने गवर्नमेंट के अंदर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को अलग करके मॉडर्न गवर्नेंस का बेस सेट किया। एग्जैक्टली। अगर हम इस पूरी जर्नी को फ्लैशबैक करें तो ये सच में माइंड ब्लोइंग लगता है कि 1600 में आई एक ट्रेडिंग कंपनी को कंट्रोल करने के प्रोसेस ने
आगे चलकर इतने कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को जन्म दिया। और वही स्ट्रक्चर आज हमारे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य की फाउंडेशन बना हुआ है। आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं आप सभी एस्पिरेंट्स के सामने एक विचार रखना चाहती हूँ। बिल्कुल। जरा सोचिए, 1853 के एक्ट ने कंपनी के शासन को बिना किसी एक्सपायरी डेट के एक्सटेंड किया था। पार्लियामेंट बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। अगर 1857 का सिपाही विद्रोह यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 नहीं हुआ होता तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी आज़ादी तक भारत पर राज करती रहती, या ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी और बहाने से उन्हें हटाकर डायरेक्ट रोल अपने हाथ में लेती? इस बारे में सोचिए और खुद हिस्ट्री की और गहराइयों में उतरिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।